दृश्य फैक्ट्री का कार्यक्षेत्र। शाम का समय। काम खत्म होने का समय हो चला है, लेकिन अंजलि अभी भी अपने काम में लगी हुई है। फैक्ट्री मालिक सेठ दीनदयाल उसके पास आता है। सेठ दीनदयाल चिंतित स्वर में, बेटी अंजलि, अब देर हो रही है, तू अब घर जा, आराम कर ले। अंजलि मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह लड़खड़ाकर कुर्सी पर बैठती है और उल्टी जैसा महसूस करती है। सभी कर्मचारी चौंक कर उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। कर्मचारी, अरे अंजलि बहन को क्या हुआ? कोई पानी लाओ जल्दी। सेठ दीनदयाल घबरा जाते हैं और तुरंत अपने मोबाइल से डॉक्टर को फोन करते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाता है और अंजलि की जांच करता है। डॉक्टर हल्की मुस्कान के साथ, चिंता की कोई बात नहीं, ये तो मां बनने वाली है, शुरुआती गर्भावस्था के लक्षण हैं। डॉक्टर चला जाता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। किसी ने ताली बजाई, किसी ने बधाई दी। एक महिला कर्मचारी आंखों में चमक के साथ, बधाई हो अंजलि बहन, भगवान ने तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजी है। सेठ दीनदयाल भी भावुक होकर अंजलि के सिर पर हाथ रखते हैं। सेठ दीनदयाल, बेटी, अब तुझे दोगुनी देखभाल की जरूरत है, ये हमारी जिम्मेदारी है। दृश्य भावनाओं से भरपूर हो जाता है, जहां दुखों के बीच एक नई उम्मीद ने जन्म लिया है। शाम का समय है। अंजलि अपने काम से घर लौट रही होती है। रास्ते में एक सुनसान मोड़ पर अचानक उसकी नजर कुछ गुंडों पर पड़ती है, जो किसी को पीट रहे होते हैं। जैसे ही वह पास आती है, वह देखती है कि वे करण को मार रहे हैं। अंजलि चौंकते हुए, कर्ण, हे भगवान! वह दौड़कर आगे बढ़ती है। अंजलि को अपनी ओर आते देख गुंडे अचानक डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। कर्ण जमीन पर गिरा हुआ होता है, उसके कपड़े फटे हुए और चेहरा खून से सना होता है। अंजलि झुककर उसे उठाने की कोशिश करती है। अंजलि कांपती आवाज में, कर्ण, क्या हुआ तुम्हें? ये सब किसने किया? कर्ण धीरे से उठता है। उसकी आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों होते हैं। वह अंजलि को घूरता है। कर्ण गुस्से से, अब ये मत कहना कि तुझे कुछ नहीं पता। अंजलि हैरानी से, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? कर्ण कड़वाहट से, मत बन भोली, तेरे ही भेजे हुए गुंडे थे ये। तुझे लगता है मैं तुझसे डर गया हूं? यही तरीका बचा था बदला लेने का। अंजलि सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अंजलि टूटती आवाज में, कर्ण, मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। कर्ण तीखे स्वर में, और झूठ मत बोल अंजलि। कर्ण लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है। उसकी आंखों में दर्द और अविश्वास है। वह बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। अंजलि वहीं खड़ी रह जाती है, आहत, स्तब्ध और अकेली। अंजलि अपने घर में तेजी से दाखिल होती है। चेहरा गुस्से और चिंता से भरा हुआ है। अंजलि गुस्से में, पिताजी, आपने करण को गुंडों से पिटवाया। आखिर आपको उससे ऐसा क्या बदला लेना था? आपको क्या मिला इससे? ओंकारा थोड़ा झिझकते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में, बेटी, मैं और कर भी क्या सकता था? उस लड़के ने तेरी जिंदगी तबाह कर दी, और हम कब तक चुपचाप सहते रहते? अंजलि धीरे लेकिन भावुक होकर, पिताजी, मैं जानती हूं आपने मेरे लिए किया, लेकिन इस तरह नहीं। जो कुछ भी हुआ उसका हल हिंसा नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। थोड़ा रुककर फिर शांत स्वर में, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए। जब मैं ही परेशान नहीं हूं तो आप क्यों चिंता करते हैं? ओंकारा अंजलि की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा जाता है। दृश्य, एक दिन काजल शहर के एक चौराहे पर ठेले पर कुछ घरेलू सामान बेच रही होती है। वह जोर जोर से गाकर अपने सामान का प्रचार कर रही है। काजल गाती हुई, दांत चमकाए दिन रात, लाओ हमारा दंतमंजन साथ। और चूहे भी अब कहेंगे माफ करो, क्योंकि आ गया है काजल का चूहा मार जोरों से।
इसी बीच वहां अंजलि के पिता ओंकार आते हैं और काजल से एक चूहा मार दवा खरीद लेते हैं। उधर फैक्ट्री से लौट रही अंजलि ये सब देख लेती है। वह आगे बढ़कर अपने पिता को रोकते हुए कहती है, अंजलि हल्के मुस्कान और चिंता के साथ, पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर आप क्यों बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हैं? हर बार कुछ ना कुछ लेकर चले आते हैं, जैसे कुछ बहुत बड़ा होने वाला हो। ओंकारा हल्का हंसते हुए बात टालने की कोशिश करता है। अरे नहीं बेटी, बस ऐसे ही, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर, समझी? अंजलि मुलायम लेकिन दृढ़ स्वर में, मुझे आपकी फिक्र होती है पिताजी, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। आप भी थोड़ा चैन से जीना सीखिए। बाहरी दृश्य सुनसान सड़क, शाम का समय। एक जीप सड़क के गड्ढों में फंसी हुई है। देवा शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए उसके आसपास घूम रहा है। हाथ में शराब की बोतल है। देवा व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ गाड़ी से बात करते हुए, अरे ओ गाड़ी रानी, तू प्यासी तो नहीं? चल तेरी प्यास बुझा देता हूं। वो बोतल से थोड़ा सा पानी गाड़ी के बोनट पर उड़ेलता है, फिर इधर उधर देखकर जेब से हरी घास की पत्तियां निकालता है। देवा, भूखी भी लगती है, ये ले, हरी हरी घास खा ले, पेट भर ले। अब तो चल पड़, नहीं तो काजल मेरी खाल खींच लेगी। देवा गाड़ी को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ाकर वहीं गिर जाता है। उसी समय पीछे से काजल की एंट्री होती है। वो गाड़ी की हालत और देवा की हरकतें देखकर सख्ती से आगे बढ़ती है। काजल गंभीर और गुस्से में, देवा, तुझे गाड़ी सौंपी थी, खिलौना नहीं। काजल गाड़ी की चाबी खींच लेती है। देवा उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, पर नशे में बड़बड़ाता रह जाता है। देवा धीरे धीरे बेसुध सा, काजल, ये गाड़ी अब चल पड़ी क्या? काजल गाड़ी स्टार्ट करती है और बिना कुछ कहे देवा को वहीं छोड़कर चली जाती है। देवा वहीं सड़क किनारे धंसक जाता है। उधर काजल एक बार फिर कर्ण से मिलती है। वह उसके सामने वह कागज लाती है जिसमें कर्ण की संपत्ति, घर, मकान, फैक्ट्री, जिसे कर्ण के पिता शंभो ने मजबूरी में कर्ण के नाम कर दिया था, का जिक्र होता है। लेकिन यह कागज इस तरह से कानूनी रूप से तैयार कराया गया था कि जिसके पास यह कागज होगा वही उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा। काजल ने बड़ी मासूमियत से वह कागज कर्ण के सामने रखकर कहा, कर्ण, क्या तू इस पर हस्ताक्षर करेगा? कर्ण ने बिना शक किए हस्ताक्षर कर दिए। काजल मुस्कुराई और बोली, अब तो तूने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी, इस कागज के मुताबिक। कर्ण ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हाँ काजल, तू इसे भी आजमा कर देख ले। बस एक बात है, मुझे छोड़कर मत जाना और ये कागज कभी किसी और को मत देना, वरना लोग इस प्यार पर से विश्वास करना ही छोड़ देंगे। काजल ने झूठी कसम खाते हुए सिर हिला दिया और कहा, नहीं कर्ण, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही कर्ण वहां से गया, काजल ने वह मूल कागज अपने पास रख लिया और उसकी एक कॉपी तैयार कराकर सीधी देवा के पास ले गई। दृश्य, देवा की झोंपड़ी काजल प्रवेश करती है। काजल अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए, देवा, अब इस झोंपड़ी को छोड़ दे। तू अब झोंपड़ी वाला नहीं रहा, तू अब राजा बन चुका है। और वो कर्ण अब फकीर, क्योंकि मैं कर्ण की सारी जायदाद तेरे नाम लिखवा लाई हूं। वो एक कागज आगे बढ़ाती है, ये ले, ये रहा वो कागज। मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, अब ये सब तेरा है। एक पल रुककर फिर धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, और हाँ, एक खास बात मैंने उस कागज पर कर्ण से हस्ताक्षर काली पेंसिल से कराए हैं, ताकि असली और फोटोकॉपी में फर्क ही ना समझ में आए। कहीं तू इसे सिर्फ फोटोकॉपी मत समझ लेना। पर देवा जब वह संपत्ति से संबंधित कागज काजल से प्राप्त करता है तो कर्ण के घर पहुंचकर उसे दिखाता है। इसके बाद वह अपने गुंडों की मदद से कर्ण और उसके पूरे परिवार को उसी घर से बाहर निकाल देता है। कागज के अनुसार कर्ण और उसका परिवार कुछ भी नहीं कर पाता और अंततः उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। बाहर का दृश्य शाम का धुंधल का, शंभो और शांति थके मांदे, फटे कपड़ों में सड़क पर चलते हुए। हल्की हवा चल रही है, आसमान में बादल हैं। दोनों के चेहरे पर भूख और बेबसी की लकीरें साफ दिख रही हैं। शंभो थके स्वर में मगर गुस्से से, अरे शांति, ये जो आज हम सड़कों पर धक्के खा रहे हैं,
ये तेरे ही के का फल है। शांति रुककर आंखों में आंसू लिए। क्या मेरा कसूर इतना बड़ा है शंभो? क्या मैंने ही लंका में आग लगाई थी? शंभो कड़वे स्वर में। हाँ, तूने ही आग लगाई थी हमारे घर में। याद कर, तूने चाय में नमक डालकर बहू को बदनाम किया और बहाने बना बनाकर उसे घर से निकलवा दिया। शांति कंपाती आवाज में। मैंने तो बस अपने बेटे को बहू से बचाना चाहा था। शंभो आंखों में आंसू भरते हुए मगर गुस्से में। जब अंजलि अपनी धोती की आग बुझाने में लगी थी, तभी तेरा हनुमान उसके बीच कूद पड़ा। आग बुझाने के चक्कर में तेरे हनुमान ने उसकी धोती लपक ली। बताओ, क्या वो जलकर मर जाती? उसकी क्या गलती थी? असली लंका में आग तो तेरे हनुमान ने लगाई और तू तू बस चुपचाप तमाशा देखती रही।